प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारे अतीत उसका दूसरा पार्ट है, उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, पृष्ठ 62 से 66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफ़गान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों वह खुद हार गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। उरेयूर से तंजावुर तक चोल सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। उरियार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभु सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। रावराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और
गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। इस चित्र में आप देख सकते हैं गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में एक मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं कांस्य प्रतिमाएं यानी कांस्य की प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों का साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। चित्र 4, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितने सावधानी से साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। चित्र 5, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों और सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंदविलेन 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने का वेलन या किसान अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण पद भी सौंपे। तो आज हमने इस पाठ में राजाओं से संबंधित किस प्रकार किसान वर्ग अलग अलग वर्गों द्वारा कृषि को महत्व देना और जो कर हैं उस करों के बारे में जानकारी हमने आज के इस पाठ में प्राप्त की। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।